हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म के पार्ट 3। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म के ऊपर, वो है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसने नेशनलिज्म को चैलेंज किया। तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताएं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसने नेशनलिज्म को प्रभावित किया, जिसने नेशनलिज्म को चैलेंज किया। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसने नेशनलिज्म को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ उसके बाद ऐसी 3 घटनाएं हुई जिसने नेशनलिज्म को प्रभावित किया, जिसने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। फर्स्ट है रैशनलाइजेशन यानी प्रबलीकरण, सेकंड है एथनिक रिवाइवल यानी जातीय पुनरुत्थान, और लास्ट है ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। तो ये 3 घटनाएं हैं जिसने राष्ट्रवाद को चैलेंज किया, राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन यानी प्रबलीकरण। 1970 के दशक तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों से अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, ये देश कौन कौन से थे, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया, चाइना। तो ये जो देश है इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपनी स्थिति का प्रबलीकरण किया, अपनी जो स्थिति है उसका युक्तिकरण किया। इन देशों को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, तीसरी दुनिया के देशों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो अपनी स्थिति का प्रबलीकरण करने में सफल हुए। प्रबलीकरण का मतलब होता है कि कैसे इन डेवलपिंग कंट्रीज ने, इन विकासशील देशों ने अपने आप को पुनः व्यवस्थित किया, अपनी स्थिति को दोबारा मजबूत किया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इन देशों पर विकसित देशों के द्वारा, यानी जो डेवलप कंट्रीज है उनके द्वारा उत्पादन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए इनका शोषण किया जाता था, ठीक है। और इन कंट्रीज को निजी संपत्ति माना जाता था जिसे बेचा व लूटा जाता था, और उनकी जो फ्रीडम है उनका भी विनाश कर दिया गया था। साम्राज्यवादी शक्तियों ने इन देशों में ऐसी पपेट गवर्नमेंट का, ऐसी कठपुतली सरकार का निर्माण किया जो उनके अकॉर्डिंग काम करे, जो उनके इशारों पर नाचे। तो इस तरीके से डेवलप कंट्रीज द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज पर काफी अत्याचार किए गए। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप डेवलपिंग कंट्रीज की सोशली, इकोनॉमिकली और जो पॉलिटिकली कंडीशन है वो काफी डिसबैलेंस हो गई। इसी के समाधान के लिए प्रबलीकरण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। प्रबलीकरण ने राष्ट्र राज्य को राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत बनाया, जिसके द्वारा इन कंट्रीज ने, ये जो देश है, इन्होंने अपनी सीमाएं बनाई, अपनी राजधानियां निर्मित की। जैसे कि आपको पता है कि हर देश की, हर कंट्री की अपनी एक कैपिटल है। अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्रीय प्रशासन तथा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की भी रचना की। तो इस तरीके से प्रबलीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य के प्रभुत्व ने औपनिवेशिक साम्राज्यों की वास्तविक समाप्ति को भी आगे बढ़ाया, यानी जो औपनिवेशिक साम्राज्य हैं उनकी जो स्थिति है उसको भी समाप्त किया। तो इस तरीके से प्रबलीकरण ने राष्ट्र राज्य को प्रभावित किया। सेकंड है जातीय पुनरुत्थान, एथनिक रिवाइवल। जब ये देश अपनी कंडीशंस को बेटर करने में सफल हुए, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश है, वो अपनी कंडीशन को बेटर करने में सफल हुए, तो इसके साथ ही इंग्लैंड, कनाडा तथा फ्रांस जैसे विकसित देशों में और इंडिया और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों में, यानी डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आंदोलनों में जातीय पुनरुत्थान का उदय हुआ, यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसका मुद्दा
उदय हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया तो उससे काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसने जातीय पुनरुत्थान का मुद्दा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया तो उससे काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिसने राष्ट्रवाद को चुनौती दी, क्योंकि सभी जगह विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न जाति के लोग, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग जो है आकर बस गए। तो इस तरीके से उन्हें अधिकार देने के, उन्हें राइट्स देने संबंधी तथा उनकी स्थिति को मजबूत करने जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई कि भाई किस तरीके से उनकी कंडीशन को बेटर किया जाए, किस तरीके से उन्हें राइट्स दिए जाए। क्योंकि जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उससे इन लोगों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस तरीके से काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसने नेशनलिज्म को चैलेंज किया, जिसने नेशनलिज्म को प्रभावित किया। जातीय पुनरुत्थान की जो समस्या है वो देश के अंदर ही पैदा हुई, क्योंकि हर जगह अलग अलग कास्ट से रिलेटेड, अलग अलग वर्ग से रिलेटेड और अलग अलग कल्चर को मानने वाले जो लोग हैं वो आकर बस गए। तो उस समय ये समस्या हुई कि किस तरीके से विभिन्नता को एकता में बदला जाए। जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो SC ST ग्रुप्स हैं और जो वुमेन्स हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेशल राइट्स दिए गए। तो इस तरह से इंडिया ने जातीय पुनरुत्थान की समस्या का समाधान करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखा। अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने राज्यों की राष्ट्रीय पहचान में एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। जब से भूमंडलीकरण का दौर आया है, जब से LPG का दौर आया है और सर्विसेज का, गुड्स का, टेक्नोलॉजीज का एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा है, गुड्स का, सर्विसेज का और टेक्नोलॉजीज का, तब से विश्व अत्यधिक तौर पर परस्पर निर्भर हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, साइंस, हथियार, भोजन, प्रदूषण, कंप्यूटर आदि सभी का प्रसार जो है पूरे विश्व में तेजी से चारों ओर हो रहा है, जिससे राष्ट्र राज्यों को अधिक अवसर मिल रहे हैं। देश अपनी सीमाओं को खोल रहे हैं और अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर होने वाली लोगों की आवाजाही, इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसी प्रौद्योगिकी प्रगति ने दुनिया में फासलों को बहुत कम कर दिया है। ठीक है, जो डिस्टेंसेस है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन ने उन राष्ट्र राज्यों के अस्तित्व पर भी खतरे भी बढ़ गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन ताकतों ने राष्ट्रवाद का उदय किया और राष्ट्रवाद को मजबूत किया, वह ही ताकतें उसके पतन का कारण बनने वाली है। ठीक है, यानी जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप से ही आया था, लेकिन अब वही यूरोपीय संघ ने राष्ट्रवाद के महत्व को कम कर दिया है, उसको संकट में डाल दिया है। ग्लोबलाइजेशन का दौर आ जाने से अंतरराष्ट्रीय अधिराष्ट्रवादी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका काफी बढ़ गई है। गैर सरकारी संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक नागरिक समाज के कार्यकर्ता, ये सभी गैर सरकारी संगठन हैं। तो इन सब की भूमिका जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर आ जाने से काफी बढ़ गई है। देखा जाए तो एक और राष्ट्र वैश्विक गांव की भांति लगने लगे हैं, यानी प्रत्येक देश जो है वो वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देश पर डिपेंड होने लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्र अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि
ग्लोबलाइजेशन का दौर आ जाने से जहां एक तरफ कंट्रीज गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई उनकी जो पहचान है, उनका जो अस्तित्व है, उसको कोई खतरा उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया तो जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी बढ़ गई है और इनकी भूमिका बढ़ने से राष्ट्र के अधिकारों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो गैर सरकारी संगठन है वो राज्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहते, ठीक है, राज्य के पूरे कंट्रोल में नहीं रहते, जिससे भी राष्ट्र को चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये 3 घटनाएं हैं जिसने राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को चुनौती दी है, लेकिन राष्ट्रवाद इन सभी चुनौतियों का सामना करने में सफल रहा है और अभी भी राष्ट्रवाद विश्व में एक वर्चस्वशाली, एक पावरफुल शक्ति है जो लोगों को एक साथ जोड़े हुए हैं, एक बंधन में बांधे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।